Now the next question is, stars appears twinkling in the sky due to which of the following? क्वेश्चन है कि आकाश में तारा निम्नलिखित में से किसके किसके कारण टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है? तो ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर. सो द क्वेश्चन है, ये आंसर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर, यानी प्रकाश का वायुमंडल में अपरिवर्तन. रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टार जो है, बिकॉज देयर लाइट पासेस थ्रू टर्बुलेंट लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कॉजिंग लाइट टू बेंड एंड रिफ्रैक्ट कॉन्टिन्यूसली. रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन मतलब होता है, रिफ्लेक्शन मतलब होता है पलट के वापस आ जाना, रिफ्लेक्शन कहलाता है. रिफ्रैक्शन मतलब आर पार हो जाना, और आर पार हो जाना और बार बार इधर उधर चले जाना, और स्कैटरिंग मतलब बिखर जाना. तो इस तरीके से स्टार्स अपीयर्स ट्विंकलिंग इन द स्काई ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग द ब्लड? वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तो बहुत ही सिंपल है. आंसर ऑप्शन है ब्रेन, हार्ट, लंग या लीवर. सो द आंसर इज हार्ट, क्योंकि हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग ऑफ द ब्लड इन द बॉडी. और मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त पंप करने के मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो वह है हृदय. मस्तिष्क तो नहीं है, फेफड़ा नहीं, यकृत नहीं है, बल्कि कौन है? हृदय है, यानी हार्ट है. तो अगर हार्ट के बारे में थोड़ा सा देख लें तो हार्ट इज जो है मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, स्लाइटली टू द लेफ्ट, दैट एक्ट एज द प्राइमरी पंप फॉर द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब हार्ट से रिलेटेड जो भी सिस्टम है वो कार्डियोवास्कुलर है. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, इट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द बॉडी एंड सेंड्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स टू द लंग्स, बीटिंग अप्रॉक्सीमेटली लाख टाइम्स, कई बार जो है डेली, टू सप्लाई वाइटल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन. तो स्ट्रक्चर है इसका, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, और वेल्व्स होते हैं इसमें, 4 मेन वेल्व्स होते हैं, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी होता है इसमें. और इस तरीके से लोकेशन इसकी मिड ऑफ द चेस्ट है. और इस तरीके से जो है हार्ट डिजीजेस भी हैं और हार्ट फेल्योर भी कई बार हो जाता है. तो इस तरीके से हार्ट कौन है, इस आंसर का क्वेश्चन है कि हार्ट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग द ब्लड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज नोन एज. ऑप्शन ए रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन डी फर्मेंटेशन. तो ऑप्शन बी जो है वो है फोटोसिंथेसिस, इसका आंसर है. फोटोसिंथेसिस इज द आंसर, कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं कहलाती है प्रकाश संश्लेषण. श्वसन तो नहीं है, वाष्पोत्सर्जन भी नहीं है, और किण्वन भी नहीं है. तो जनरली फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस इज दैट प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड CO2. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, और ग्रीन प्लांट जो होते हैं सनलाइट और CO2 और ये सब ऑक्सीजन इसकी प्रेजेंस में अपना क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, और तब जाकर के प्राइमरी प्रोड्यूसर बनते हैं, और तब जाकर के उस पर डिपेंडेंसी जिनकी भी होती है तो एक फूड चेन इंश्योर होती है. इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं. उसके लिए लाइट का होना जरूरी है. फोटो मीन्स लाइट. ऐसा सिंथेसिस, सच काइंड ऑफ सिंथेसिस विच में अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज फोटोसिंथेसिस. अगर लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस कैन नॉट बी इंश्योर्ड. तो इस तरीके से होगा. और दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ, दिस इज द मेन प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड इज फोटोसिंथेसिस. रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, ये तो नहीं होता. ट्रांसपिरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन, किसी चीज़ का एवोपोरेट होना. और फर्मेंटेशन मतलब सड़ना, किसी चीज़ को सड़ाया जाना, तो फर्मेंटेशन होता है. तो ये चीज़ें नहीं हैं. इसका ऑप्शन, द राइट ऑप्शन इज फोटोसिंथेसिस हेयर, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. So the human eye forms the image of an object at which of the following, that is retina. तो अगर देखा जाए कि मनुष्य की आंख निम्न में से किस स्थान पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, वो है दृष्टि पटल पर बनाती है. ऐसे रेटिना पर जो है किसी भी चीज़ का क्या बनता है, एक ऑब्जेक्ट बनता है ह्यूमन आई के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर? ओजोन लेयर का क्या है? टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, ए ऑप्शन. नेक्स्ट बी ऑप्शन, टू प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. C, to store carbon dioxide. D, to prevent oxygen for breathing. So the right answer is to protect earth from ultraviolet यानी UV radiation.
अब ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है कि पृथ्वी को पराबैंगनी विकिरण से बचाना, पराबैंगनी विकिरण से बचाना यानी अल्ट्रा, क्योंकि बिकॉज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कॉजेज स्किन कैंसर टू ह्यूमन बॉडी, मैनी जेनेटिकली डिसऑर्डर्ड थिंग्स मे ऑल्सो बी कैरिड आउट विद अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एज वेल if they will contact with the human in the earth as a planet. So that is why if this O3 ozone layer is there, then ozone layer is going to bifurcate these kind of ultraviolet radiation and protect human body from ultraviolet radiation, and this has to be found in the stratosphere. ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रेटोस्फेयर जो है में पाया जाता है कौन, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है ओजोन लेयर, and that is about 10 kilometer, that is about 10 kilometer and is 6.2 miles and containing a high concentration of ozone and which absorbs definitely the ultraviolet radiation that has to be emitted by the sun, that has to be emitted by the sun. ये बहुत important है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है. So next question is what is the main source of energy for the earth? तो इसमें इंग्लिश में कि पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है. आंसर ऑप्शन है मून, विंड, सन या जियोथर्मल एनर्जी. तो सन है, तो इसीलिए जो है पृथ्वी के लिए ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है दैट इज सूर्य. और इसको पढ़ते भी हैं जनरली, दिस में ऑल्सो भी अंडरस्टूड दैट सन इज द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी. सूर्य से ही सारी ऊर्जाएं मिलती हैं, चाहे वो चंद्रमा को, किसी सैटेलाइट को, किसी अन्य चीज़ को. इसीलिए जितने भी रिवॉल्यूशन, रोटेशन है और रिवॉल्यूशन है सन के अराउंड, वो एनर्जी के लिए ही है, टू गेन द एनर्जी के लिए ही होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ए गीगाबाइट डैश बाइट के बराबर होता है. 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स. सो 10 to the power 6 बाइट्स होता है, 10 to the power 6 बाइट्स. और जो 1024 होता है, 1000 नहीं होता है यहाँ पर, 1000 नहीं बल्कि 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, ये ऑप्शन सही रहेगा. और इसमें 2 बार भी दे रखा है, इसमें 4 बार भी दे रखा है, इसमें 1 बार भी दे रखा है, बल्कि 3 बार जो है 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इज़ करेक्ट, क्योंकि 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट होता है. और 1 गीगाबाइट में जो होता है वो 10 to the power 6 बाइट्स होते हैं. ऐसा थोड़ा सा देखना रहेगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज फॉर कन्वर्टिंग AC टू DC, अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट. सो द ऑप्शन इज डायनेमो, सेकेंड इज मोटर, थर्ड इज ट्रांसफार्मर एंड नेक्स्ट इज रेक्टिफायर. सो रेक्टिफायर इज दैट डिवाइस दैट इज यूज टू कन्वर्ट AC टू DC. Then the nature of the supply that has been changed from AC to DC, alternating current to direct current by rectifier. So rectifier मतलब दृष्टकारी के द्वारा जो है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है. तो दृष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट यानी DC में किया जाता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी 0 होती है. AC की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इंडिया में है और USA में 60 हर्ट्ज. और जगहों पर अलग अलग हो सकती है फ्रीक्वेंसी, अपनी अपनी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ पर क्या सिस्टम है, पावर सिस्टम का पावर ग्रिड क्या है, और इस तरीके से क्या ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को यानी सप्लाई फ्रीक्वेंसी यानी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को लिया गया है, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को लिया गया है, इतने तरीके से बोल सकते हैं. तो दृष्टकारी जो है यानी रेक्टिफायर होता है. इसमें इम्पॉर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था. आंसर है सातकर्णी, नहपान, विजय सातकर्णी और सिमुक. तो उत्तर इसका है सिमुक. सो हु वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी? सातकर्णी, नहपान, विजय सातकर्णी और सिमुक. सिमुक जो है दैट इज द फाउंडर ऑफ व्हाट? सातवाहन डायनेस्टी. So Satvahan dynasty, a major ancient Indian power based in Deccan region, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये था. और सिमुक जो है इसका वो था संस्थापक था, फाउंडर था यानी फाउंडेड बाय सिमुक. और दे सक्सीडेड द मौर्यन एम्पायर एंड द कर्णवाज रूलिंग ओवर 200 ईयर्स. और नोन फॉर प्रमोटिंग ट्रेड, इन्होंने व्यापार बढ़ाया और एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन किया और कृषि का एक्सपेंशन किया और रिलीजियस टॉलरेंस के लिए भी इनको
जाना जाता है। दे वर पायोटल इन लिंकिंग नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, इसीलिए सातवाहन डायनेस्टी को बोला जाता है ज़्यादा। और एग्रीकल्चरल, अगर कल्चरल और रिलीजियस देखा जाए तो बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म को प्रैक्टिस इन्होंने किया, और फैसिलिटेटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेट स्तूपास, जैसे अमरावती का है, और चैत्यास बनाए थे इन्होंने इस तरीके से। और सिग्निफिकेंट रूलर सिमुक है, सतकर्णी प्रथम है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, एंड लाइक ये इस तरीके के जो हैं, और इनके जो हैं। और इकोनॉमी एंड आर्ट में जो है इमेंस प्रॉस्पेरिटी, मेरीन टाइम जो समुद्री व्यापार है, और यूज़ ऑफ कॉइन्स एंड ऑफन फीचरिंग शिप्स शोइंग मैरीटाइम इम्पोर्टेंस, दिस वन इज़ देयर। एंड तो इसीलिए जो इसका उत्तर हो जाएगा कि हु वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, दैट इज सिमुक। सिमुक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन भाषाई क्षेत्रीय समिति के सदस्य नहीं थे? तो भाषाई क्षेत्रीय समिति के सदस्य जो इसमें नहीं थे के लिए पहले ये पता होना पड़ेगा कि कौन थे। तो नहीं थे में ऑप्शन क्या क्या हैं? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और पट्टाभी सीतारमैया। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद इसमें नहीं थे। इंग्लिश में अगर देखा जाए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी, और जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया और राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। और इन ये तीनों थे, कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। क्योंकि भाषाई आधार पर भी राज्य का गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य था जो भाषाई आधार पे गठित हुआ था, और जो है गठित हुआ था, और भाषाई आधार पर भी राज्य गठन होते थे। और लिंग्विस्टिक इसीलिए भी क्योंकि भाषाई अभी 22 भाषाएं हैं। शेड्यूल 8 में जो है, इन द शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 22 लैंग्वेजेस दैट हैज़ बीन रजिस्टर्ड, दैट हैज़ बीन नोटेड, एंड दैट हैज़ बीन व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनली फ्रेम्ड, इस तरीके से हैं। अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि नायंकर व्यवस्था किस राज्य से संबंधित थी? तो नायंकर व्यवस्था किस राज्य से संबंधित थी? क्वेश्चन है बहमनी, गुप्त, मौर्य और विजयनगर। तो सही उत्तर इसका है विजयनगर से संबंधित थी। नायंकर सिस्टम वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम? बहमनी, गुप्ताज, मौर्याज एंड विजयनगर। विजयनगर इज द राइट ऑप्शन, हियर इज द ऑप्शन। सो व्हाट इज नायंकर व्यवस्था, थोड़ा देख लेते हैं इसको। और नायंकर व्यवस्था में जो है विजयनगर साम्राज्य में लगभग 1336 से 1646 की एक प्रमुख प्रशासनिक और सैन्य संरचना थी, जिसमें राजा नायकों नामक सैन्य प्रमुखों को भूमि देता था। जो नायक नामक सैन्य प्रमुख होते थे, यानी मिलिट्री चीफ्स होते थे, उनको क्या देता था? भूमि देता था, और जिसे अमरम कहा जाता था, अमरम प्रदान करता था। इन क्षेत्रों के बदले में नायकों को राजा के लिए सशक्त टुकड़ियां बनाए रखने और वार्षिक कर अदा करने और स्थानीय प्रशासन और राजस्व का प्रबंधन करने की आवश्यकता होती थी। इसीलिए जो है राजा इनको जो है क्या भूमि के जो भी अमरम के रूप में जो है देते थे। और नायकास वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन आर्म्ड कंटिंजेंट फॉर द किंग्स, पे एनुअल ट्रिब्यूट्स एंड मैनेज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू। ऐसा किया जाता था। दिस वाज ऑल अबाउट द नायंकर सिस्टम, नायंकरा सिस्टम दैट वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द किंगडम? विजयनगर किंगडम। नेक्स्ट इज व्हाट स्ट्रेची कमीशन निम्न में से किससे इंपॉर्टेंट था? व्हाट वाज द स्ट्रेची कमीशन? स्ट्रेची कमीशन जो है दैट वाज रिलेटेड विद फेमाइन, अकाल से संबंधित था स्ट्रेची कमीशन। स्ट्रेची कमीशन वाज रिलेटेड विद द फॉलोइंग? फॉरेस्ट, फेमाइन, रेवेन्यू, एजुकेशन। सो फेमाइन यानी अकाल से संबंधित था स्ट्रेची कमीशन। और स्ट्रेची कमीशन चेयर्ड बाय सर रिचर्ड स्ट्रेची was the first Indian famine commission established by the British Raj under Lord Lytton to develop a comprehensive organized strategy for managing drought and famines, and crucial for developing famine code in 1883. तो famine code बना था। The committee formulated a structured famine code that provides guideline for relief operation। मतलब राहत किस तरीके से, राहत कैसे बनेगा, राहत प्रबंधन कैसे होगा, उसके लिए था। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, उसके लिए था। और डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए था। कैनाल यानी नहरों के निर्माण के लिए था। टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल,
जो बारिश का पानी है उस पर कम डिपेंडेंसी हो तो कैसे ज़्यादा नहर निर्माण होगा, रिलीफ स्ट्रेटेजी कैसे थी, एंड ग्रेटिट्यूअस रिलीफ टू पुअर एंड एडजस्टिंग वेजेस टू इंश्योर सफिशिएंट सपोर्ट कैसे था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या थे, ये सारा का सारा जो है स्ट्रेची कमीशन पे था. द कमीशन वर्क लेड द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर एग्रीकल्चर एंड फेमाइन पॉलिसी इन कॉलोनियल इंडिया. तो दिस वाज द ऑल अबाउट स्ट्रेची कमीशन दैट वाज रिलेटेड टू द फेमाइन, यानी अकाल से संबंधित था. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें कि स्वामी सहजानंदा वाज एसोसिएटेड विद, तो स्वामी सहजानंदा पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल अपराइजिंग, फॉरेस्ट मूवमेंट या सन्यासी रिवोल्ट. तो अगर स्वामी सहजानंद संबंधित थे तो स्वामी सहजानंद अपने आप में कृषक थे और कृषक आंदोलन से संबंधित थे और उसके बाद में जनक भी बने. और स्वामी सहजानंदा जो है, स्वामी सहजानंद जो है दैट वाज एसोसिएटेड विद द दैट वाज फाउंडिंग द ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया बट लेटर एज्यूम द रोल ऑफ इट्स प्यूटेटिव प्रोजिनीटर. इसका मतलब जो जनक बने इसके और कृषक आंदोलन के कृषकों को लीड करने वाले एक बहुत बड़े जननायक बने, एक ऐसे महान संत थे, इनका नाम था स्वामी सहजानंद. और इसका आंसर जो है स्वामी सहजानंद यानी कृषक आंदोलन से संबंधित है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर वायरस. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही सिंपल है. ऑप्शन है एक ए ट्रोजन, HTML, जावास्क्रिप्ट या CSS. तो इसका द आंसर इज ट्रोजन. ट्रोजन जो होता है वो एक कंप्यूटर वायरस है, बल्कि HTML एक लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और जावास्क्रिप्ट भी है और CSS, ये सभी के सभी वेब डिज़ाइनिंग से जुड़े हुए हैं. वेब डिज़ाइनिंग यानी फ्रंट एंड या बैक एंड जो भी बनता है और वेबसाइट कैसे बनती है, इन सब से जुड़े हुए HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS हैं. बल्कि जो ट्रोजन है वो एक कंप्यूटर वायरस, ट्रोजन इज अ कंप्यूटर वायरस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, हु लेड द चिटगांव रिवेलियन इन 1930. 1930 में एक चिटगांव रिवेलियन यानी चिटगांव विद्रोह हुआ था. किसने लीड किया, किसने नेतृत्व किया, तो आंसर है सूर्य सेन ने किया. हालांकि और भी ऑप्शन है, भगत सिंह, राजगुरु, वल्लभ भाई पटेल या सूर्य सेन. सूर्य सेन इज द राइट आंसर. तो चिटगांव जो रिवेलियन था, चिटगांव रिवेलियन एंड नोन एज चिटगांव अपराइजिंग था ड्यूरिंग 1930, अटैक्ड ऑन ब्रिटिश कॉलोनियम आर्मोरीज इन चिटगांव नाउ बांग्लादेश में अभी है, लेड बाय रिवॉल्यूशनरी सूर्य सेन. On 18th April 1930, the freedom fighter under the banner of the Indian Republican Army aimed to paralyze British rule by seizing weapons and cutting communication lines, marking a major thorough partial successful. तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ब्रिटिश शासन को पंगु बनाने का लक्ष्य था, जो प्रतिरोध का एक बड़ा और हालांकि आंशिक रूप से सफल कार्य था. तो इस तरीके से उस तत्समय पर जो ब्रिटिश औपनिवेशिक स्नानागारों पर किया गया एक साहसिक हमला था 1930 में, जो कि सूर्य सेन ने किया और जिन्हें मास्टर दा कहा जाता था. एक स्कूल शिक्षक और स्वतंत्रता सेनानी थे और हथियारों पर कब्जा करना, टेलीफोन तालिका और रेलवे लाइन को नष्ट करना, चटगांव को शेष ब्रिटिश राज्य से अलग किया जाना, इस तरीके के कुछ क्रांतिकारी थे. और यह घटना महत्व की है. यह घटना बहुत, इस विद्रोह में युवा क्रांतिकारियों और महिलाओं की भूमिका भागीदारी रही और जिसने भारत में स्वतंत्रता संग्राम में एक घटक बना दिया. तो इस तरीके से दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली आस्क्ड आल्सो हियर. और इसमें अगर और क्वेश्चन देखें कि क्या क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ये भी है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच वर डिस्कस्ड हियर इज व्हाट, भारत निम्न में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों के क्रियान्वयन से संबंधित है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963. तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो इस तरीके से है और ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए है इनेक्टेड टू सक्सीड द 15 ईयर्स कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट ऑन द दिस. तो इस तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ये है 1963 का और इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो इसमें जो है वो क्या है, क्रियान्वित करने के लिए जो मंत्रालय है वो नोडल एजेंसी है इसमें, होम मिनिस्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स. अगर हिंदी में इसे देखें, भारत सरकार का मुख्य लेखांकन सलाहकार
यहाँ पर लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, लोक लेखा समिति को कौन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है नहीं बोला, यहाँ पर कैग नहीं पूछा है, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल नहीं पूछा है, कैग नहीं पूछा, यहाँ पर पूछा है भारत सरकार का मुख्य लेखांकन सलाहकार पूछा है। तो सलाहकार पूछा है तो ये है महालेखा नियंत्रक, जिसे CGA कहते हैं, CGA इसे बोलते हैं। और कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिट CGA इज एन India's Department of Expenditure, Ministry of Finance is the principal accounting advisor to Union government. It establishes, manages and maintains technically sound management accounting system, prepares monthly annual accounts and handles exchequer control and internal audits। इस तरीके से कि एक वे तकनीकी रूप से एक सुदृढ़, ये केंद्र सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार होते हैं और तकनीकी रूप से सुदृढ़ प्रबंधन लेखा प्रणाली स्थापित करते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं, उसे बनाए रखते हैं और मासिक वार्षिक लेखा तैयार करते हैं, राजकोषीय नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य संभालते हैं। तो इस तरीके से CGA इसे बोलते हैं, CGA यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provides for the establishment of the district planning committee DPC to consolidate plans prepared by the पंचायत। तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 243ZD, ऐसे याद रखना है, डी से डिस्ट्रिक्ट ऐसे याद रखना है। तो इसलिए भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी आर्टिकल पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए जिला योजना समितियों की स्थापना का प्रावधान करता है, ये है अनुच्छेद 243ZD। तो जो भी पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाएं हैं उनको कैसे समितियों की कैसे समेकित किया जाए, किस तरीके से जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इस्टेब्लिश कैसे किया जाए, वो कौन तैयार करता है, किस तरीके से इस्टेब्लिश करना है, वो तय करता है जिला योजना समिति। और जिस आर्टिकल के तहत करती है वो है 243ZD। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट अब ये भी है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 है या 2 से ज़्यादा राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये हो सकता है संसद द्वारा कानून पारित करके। और ऑप्शन भी हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा, ये तो नहीं है, भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा और 2 या 2 से अधिक राज्यों के प्रस्ताव पारित करके। बट द राइट आंसर इज व्हाट, संसद द्वारा कानून पारित करके कि अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय अ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निम्न में से भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और ये सही आंसर है गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी ऑप्शन है जो कि आंसर नहीं है। वाणिज्य और उद्योग भी नहीं है, वित्त भी नहीं है, बल्कि गृह मंत्रालय इसका सही आंसर है। इट मीन्स इन इंग्लिश वी विल से द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA 2005 एक्ट, द एक्ट ऑफ NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट फंक्शंस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत जो है काम करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं है कि बोले सही है पता होना चाहिए। अब सही है, सही नहीं, सही है, ऑप्शन क्या क्या है देखते हैं। अनुच्छेद 61 महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है, तो सही है। संविधान का अतिक्रमण महाभियोग का आधार है, यह भी सही है। महाभियोग प्रस्ताव में संसद के सभी सदस्यों को मत का अधिकार है, यह भी सही है। महाभियोग प्रस्ताव के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ये कोई मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 61 इज रिलेटेड टू प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट, करेक्ट। एंड नेक्स्ट, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस ऑफ द इम्पीचमेंट, ये दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि इम्पीचमेंट के 2 ही होते हैं तरीके, या तो प्रूव्ड इनकेपेसिटी है ना, प्रूव्ड इनकेपेसिटी हो या फिर या इंसॉल्वेंसी हो, इस तरीके से भी हो। और इस तरीके से ये जो है प्रूव्ड इनकेपेसिटी हो और इस तरीके से ये 2 चीज़ें हो गई हों, तो तब इस तरीके से जो है किस वायलेशन हो सकता, यानी इम्पीचमेंट हो सकता है। ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैव अ राइट टू वोट इन इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन, ये भी सही है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फंक्शन एज अ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन, ये सही नहीं है।
तो इसीलिए अब नेक्स्ट देखेंगे विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑथराइजेज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स और ऑर्डर्स, दैट इज आर्टिकल 137। बोलेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को अपने ही निर्णय आदेशों की समीक्षा हेतु अधिकृत करता है, वो है आर्टिकल 137। और अगर देखा जाए तो अगर जैसे रिट का क्वेश्चन पूछा जाए, ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो है आर्टिकल 226 अगर उच्च न्यायालय से जो है किस तरीके से जो रिट याचिका दायर करते हैं, तो उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो भी है उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में, वो है आर्टिकल 226। और आर्टिकल 32 जो है, आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए जो आर्टिकल अनुच्छेद है वो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेशनल इन विच ईयर नेट जीरो एमिशन टू बी अचीव्ड बाय इंडिया, तो ये अभी रिसेंटली एग्रीकल्चर वाले में भी बताया था ऑप्शन में 2070 2070 जो है 2070 भारत द्वारा किसी वर्ष में शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त किया जाएगा, ऐसा तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM वाज लॉन्च्ड इन इंडिया, तो NRHM कब लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया अप्रैल 2015 में। थोड़ा सा इसके बारे में अगर देखें, सो NRHM लॉन्च्ड ऑन 12th अप्रैल 2005 by Government of India. The National Rural Health Mission aims to provide accessible, affordable and quality health care to rural population, focusing on vulnerable groups, women and children. It is now mission of the National Health Mission NHM working to strengthen public health system. टारगेट पॉपुलेशन इसमें है और इसमें गोल भी है कि रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी करना, बच्चों की जो मृत्यु दर है उसको कम करना, मैटरनल मोर्टेलिटी मात्र जो प्रसव मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है उसको कम करना, MMR जिसे बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, कम करना, एंड इंश्योर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन और जनसंख्या नियंत्रण को इंश्योर करना, नियंत्रण को सुनिश्चित करना और इंक्रीज एसेस टू इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, और जो बुनियादी यानी प्राथमिक हेल्थ केयर है उसको पूर्ण रूप से सुनिश्चित करना भी है, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स स्थापित करना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स स्थापित करना, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, और की पर्सनल इसमें बहुत सारे हैं, आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट यानी आशा प्रोग्राम एक्ट एज एन ब्रिज बिटवीन द कम्युनिटी एंड द हेल्थ सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अप्रोच डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग एंड कम्युनिटी ओनरशिप टू ऑफ हेल्थ एसर्ट्स है, ये दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन नेशनल रूरल हेल्थ मिशन दैट वाज स्टार्टेड इन 12 अप्रैल 2005। ये भी एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में पीली क्रांति संबंधित किससे है? भारत में पीली क्रांति मीन्स द येलो रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद, अब नाम से ही पता चल रहा है येलो क्या होती है, दाल होती है ना, दाल होती है। सो प्रोडक्शन, और वो भी ऑयल सीड्स भी होता है, येलो कैसा होता है, ऑयल भी तो होता है ना, तो इसीलिए ऑयल सीड्स, सो प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स से रिलेटेड है, प्रोडक्शन ऑफ किससे है, ऑयल सीड्स से रिलेटेड है। और भारत में पीली क्रांति जो है वो तिलहन का उत्पादन से संबंधित है, चाय के उत्पादन से तो नहीं है, फूलों के उत्पादन से नहीं है, धान के उत्पादन से भी नहीं है, मींस प्रोडक्शन ऑफ टी, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, प्रोडक्शन ऑफ पैडी से नहीं है, बल्कि प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड इसका सही उत्तर है। सो राइट आंसर इज द येलो रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है, जनजाति का प्रतिशत बोला है, जनजाति का नंबर नहीं बोला है, जनजाति कितनी है सबसे ज़्यादा नहीं बोला है, जनजाति सबसे ज़्यादा परसेंटेज में किस में है ये बोला है, तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने लायक है, सबसे ज़्यादा मिजोरम में है, तो मिजोरम इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, वन विहार नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तो इसका मतलब जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है दैट इज सिचुएटेड इन द मध्य प्रदेश, भोपाल में सिचुएटेड है, इज अ यूनिक ओपन स्टाइल जू एंड नेशनल पार्क सिचुएटेड इन द बैंक्स ऑफ द अपर लेक, बाधा तल है ना, और अपर लेक से है और से रिलेटेड है ये, और एक अनूठा बड़ा तालाब, ऊपरी झील बड़ा तालाब से रिलेटेड है, खुला चिड़ियाघर है इसमें एक अनूठा, और राष्ट्रीय उद्यान है,
और इसमें जो है वन्य जीव के संरक्षण के केंद्र के रूप में कार्य करता है, जिसमें बहुत सारी बाघ, तेंदुए, भालू जैसे अन्य वन्य जीव बहुत सारे हैं। और इसमें घास के मैदान हैं, वन पारिस्थितिकी तंत्र का मिश्रण देखने को मिलता है। कार्य समय सप्ताह में 6 दिन खुला रहता है और शुक्रवार को ये बंद रहता है। और पार्क की विशेषताएं कि हरित वातावरण को बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर 2025 से पार्क को वाहन निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है। व्हीकल रिस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित किया गया है अक्टूबर 2015 से इस पार्क को। इससे पार्क की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो विशेषता है वो ये है। और गतिविधि क्या है? वन्य जीवों को देखना है, पक्षियों को देखना है, साइकिल चलाना है और पैदल चलना इत्यादि है। ये सब जो है इसकी गतिविधियां हैं। और मुख्य आकर्षण है रॉयल बंगाल टाइगर, सफ़ेद बाघ, तेंदुआ, मगरमच्छ, स्लॉथ, भालू और एक तितली पार्क भी है। और घूमने का सबसे अच्छा समय इसमें सुबह सुबह रहता है। और अगर देखा जाए अगर इसमें तो रॉयल बंगाल टाइगर है, वाइट टाइगर्स है, लिपर्ड है और क्रोकोडाइल्स हैं, स्लूथ बेयर्स हैं एंड बटरफ्लाई पार्क है। ये दैट इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट इसमें है। अब नेक्स्ट जो है वो है नेक्स्ट इसमें और है कि यस अब सबसे ज़्यादा जो है विच फिनोमिना इज द प्राइमरी नेचुरल फैक्टर ऑफ सॉइल इरोजन इन हिमालयाज। तो इसमें अगर देखा जाए तो कौन सी घटना हिमालय में मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कटना, भू कटाव, सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण कौन सा है? तो इसका कारक है भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड। खनन नहीं है, बाकी हिमानी प्रकोप ग्लोफ नहीं है, सड़क निर्माण भी नहीं है, बल्कि भूस्खलन यानी भूस्खलन मतलब लैंड स्लाइड, लैंड का खिसकना, लैंड का स्लिंटिंग करना। माइनिंग नहीं है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड नहीं है, ग्लोफ जिसे बोलते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में, बल्कि लैंड स्लाइड इज द राइट आंसर। तो लैंड स्लाइड इज दैट फिनोमिनन विच इज प्राइमरीली अ नेचुरल फैक्टर ऑफ सॉइल इरोजन इन हिमालयन रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आज से कई साल पहले ये हुआ था। बस्तड़ी डिजास्टर ऑफ 2016 was what टाइप ऑफ इंसिडेंट? एक बस्तड़ी का डिजास्टर हुआ था। बस्तड़ी एक गांव है पिथौरागढ़ जिले में। सो बस्तड़ी डिजास्टर ऑफ 2016 was what टाइप ऑफ इंसिडेंट? ये है डेब्रिश फ्लो, क्लाउड बस्ट, ए ऑप्शन, बी है एवलांच, सी है फ्लैश फ्लड और डी है ग्लेशियल लेक आउटबस्ट। सो द राइट आंसर इज डेब्रिश फ्लो यानी क्लाउड बस्ट। बस्तड़ी 2016 की बस्तड़ी आपदा किस प्रकार की घटना थी? ये मलबा प्रवाह या बादल फटने की थी। इसमें क्या हुआ था कि पूरा का पूरा पहाड़ जो है ऐसे लैंडस्लाइड करके जो है पूरा का पूरा, जिसे डेब्रिश यानी वो कहते हैं, मलबा कहते हैं, वो सारा का सारा आ गया और पूरे गांव में जो कि हिली एरियाज़ में और पूरे पहाड़ में बसा था उसके घरों के ऊपर चढ़ गया। और वो सब जितने भी हैं अधिक से अधिक लोग इसमें मर गए, हताहूत हो गए, मर गए और जान प्राण की जो है बाजी लग गई, इसमें मर गए। तो इसीलिए 2016 की जो बस्तड़ी आपदा है दैट वाज एक घटना थी, मलबा प्रवाह यानी बादल का फटना भी था, मलबा प्रवाह था, डेब्रिश फ्लो था, क्लाउड बस्ट था, इज अ काइंड ऑफ। और चूंकि क्या होता है कि अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश आ जाए तो भूमि कच्ची हो जाती है और वो बहने लग जाती है। और वही चीज़ क्वेश्चन नंबर 1 में भी था कि भूस्खलन फिर हो जाता है और फिर बड़े मात्रा का भूस्खलन ही डेब्रिश कहलाता है। सारा का सारा घरों में चढ़ गया और लोग कई सारे हताहत हो गए, मर गए इसमें। नेक्स्ट जो है अगर देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अब आज का है और वो है निम्नलिखित में से कौन सतपुड़ा श्रेणी का सबसे बड़ा जो है सतपुड़ा श्रेणी का सबसे बड़ा ऊंचा शिखर है? तो सतपुड़ा धूपगढ़ है, सलहर है, कुद्रेमुख है और अनाईमुड़िया। धूपगढ़ इज द इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज? दैट इज व्हाट? धूपगढ़। और थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। माउंट धूपगढ़ is the highest peak of Satpura range with an elevation of approximately 1350 to 1352 meters. It is located in the पंचमढ़ी रीजन और पंचमढ़ी रीजन पे है ये मध्य प्रदेश के ये पंचमढ़ी रीजन पे है